नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 13 जनवरी और आज का करंट अफेयर के साथ में जो टॉपिक है वो पॉलिटी का टर्म है। और पॉलिटी में भारत के संविधान का इतिहास हमने देखा था। अब उसके विकास क्रम के बारे में बात करेंगे। कुछ एक्ट के बारे में पहले भी बात हमने की थी। आज उन बचे हुए एक्ट्स में प्रश्न होंगे। इसमें 1773 से लगाकर अभी तक के जो अधिनियम है उन पर प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। 1935 का भारत परिषद अधिनियम, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, इसमें केंद्र में द्वैध प्रणाली का शुभारंभ किया गया और इसमें मताधिकार को संकुचित किया गया। कौन सा सत्य नहीं है? आप प्रश्न को जब भी पढ़ें सही से पढ़ें। सत्य है या सत्य नहीं है ये पूछा जाता है तो उसको आप सही से पहले क्लियर कर लें कि क्या उत्तर देना है। इसमें मताधिकार को संकुचित करने की जो बात कही जा रही है, मताधिकार को संकुचित नहीं किया गया था। इसके अंतर्गत मताधिकार को संकुचित नहीं किया गया था। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, भारत परिषद अधिनियम इसको कहा जाता था, तो इसमें प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आई थी। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आई थी। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता अस्तित्व में आई थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय संघ की स्थापना आपसे पूछा जाए तो इसी की विशेषता थी। इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था और इसी अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान भी किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां उस समय वायसराय को दी गई थी। अभी वर्तमान में ये अवशिष्ट शक्तियां जो है वो सेंटर को, संघ सूची को मिली हुई है। प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में वैसे आई या नहीं, जिस जो प्रस्ताव इसमें किया गया था, लेकिन क्योंकि रियासतों ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये व्यवस्था क्योंकि इसमें की गई थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसने केंद्र में द्वैध प्रणाली का शुभारंभ किया था और संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया था। जो संघीय विषय थे उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई थी, एक स्थानांतरित और एक आरक्षित। और इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार भी किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और 1858 में जो भारत शासन अधिनियम 1858 का था, उसमें काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो इसके नहीं, 58 के द्वारा जो काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रावधान था उसको इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। इसको सही से समझिए। इसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो काउंसिल ऑफ इंडिया की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था और मताधिकार का इसमें विस्तार किया गया था। तो यहां पर जो ये दे रहा है कि मताधिकार को संकुचित किया गया था, ये गलत है। ये वाला डी ऑप्शन ये गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, ये परिणाम था किसका? गोलमेज सम्मेलन का, समराज्ञी की मंशा का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या इनमें से कोई नहीं? 1935 का जो अधिनियम था ये गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था। 1919 में एक अधिनियम आया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली जो व्यवस्था अपनाई गई वो पूर्णतः असफल रही और सन 1930 से लेकर 1932 तक लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। उसमें विचार विमर्श हुआ। उसमें प्रस्ताव जो रखे गए संवैधानिक सुधारों के संबंध में, उसी की परिणति 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था और वो जो संस्तुतियां की गई थी, इन्हीं संस्तुतियों का ये परिणाम था 1935 का अधिनियम। तो 1919 के बाद में जो डेवलपमेंट हुआ और जो विचार विमर्श हुए वो इसमें शामिल किए गए थे। तो गोलमेज सम्मेलनों का ये परिणाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, पहला स्टेटमेंट ये दिया है। और दूसरा है कि इस अधिनियम में पहली बार भारत में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। चलिए इसको चेक करते हैं। 1919 का जो भारत शासन का अधिनियम था, इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है, पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है, ये पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था।
द्वैध शासन प्रणाली के जनक थे लियोनेल कार्टेस, ये भी ध्यान रखिएगा, लियोनेल कार्टेस, इनके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और 1919 का जो अधिनियम था, इसमें पहली बार भारत में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था और आंग्ल भारतीय, सिखों, यूरोपियों, ईसाइयों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, तो यह गलत है। समाप्त नहीं किया गया था, अपनाया गया था, तो पहला गलत हो गया और द्विसदनीय विधानमंडल इसमें बनाया गया था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में एक और प्रश्न है, 1919 के बारे में यह है। इसके द्वारा दो स्टेटमेंट जो दिए हैं, इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया। अब बताइए, पहला स्टेटमेंट क्या सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें सही दिया हुआ है। मॉर्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है, जो 1919 का है उसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया था और पहले भारतीय इसमें जो नियुक्त हुए थे वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। तो एक फैक्ट ये भी, जितने भी फैक्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं उन पे अलग अलग भी प्रश्न बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया। तो 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में दोनों बातें कही गई हैं, ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन, ये ध्यान रखिए, विभाजन की बात हो रही ना, तो ऐसे याद रखिए कि 1909 यानी कि 19 और 9 को इसमें विभाजित किया जा रहा है 0 से, ऐसे याद रखिए। और इसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, तो ये जो 0 है ऐसे याद रखिए कि दोनों के बीच में एक भारतीय सदस्य आ गया। तो दोनों की दोनों ये स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में अगला प्रश्न है और उसमें भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस समय जो मार्ले थे ये सचिव थे और जो मिंटो थे ये वायसराय थे। सोचिए ध्यान से, ऐसा तो नहीं कि ये उल्टा लिख दिया गया है। जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यूके की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था, भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ा दी गई थी। ये थोड़ा सकारात्मक ही था, ये ध्यान रखिएगा। और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो इसको जाना जाता है वो कारण उसका क्या है, क्योंकि उसमें मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे। याद रखिएगा, मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो जो है ये वायसराय हुआ करते थे। और इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी जाती है। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे दो मुख्य घटनाएं थी। क्या था? एक था अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और उसी ने मांग की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। तो एक तो यह थे, मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, एक बात यह हो गई। और प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया था कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। तो इसी कारण से 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम आया तो उसमें ये बातें रखी गई और पास की गई। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है और इसमें मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर दिया गया था? 1909, 1858, 1861, 1892, ये भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम दिए हुए हैं इन सन के। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो जो 1892 का अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था और केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के आकार एवं कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी की गई थी। अगर अलग अलग स्टेटमेंट देखिए, ये दो प्रश्न दो स्टेटमेंट देखिए एक प्रश्न बनाया जाता या अलग से इसको बना दिया था, तब आपको इसको ध्यान में रखना होता कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के आकार में और उसके कार्यक्षेत्र में दोनों में वृद्धि की गई थी। आकार का मतलब होता है कि सदस्य की संख्या बढ़ा देना
और कार्य क्षेत्र का मतलब होता है कि उसको कुछ और अधिकार दे देना और कुछ चीजें उसको करने को मिले, ऐसा नहीं कि बस केवल सदस्यता दे दी गई है। तो कार्य क्षेत्र और आकार दोनों में वृद्धि की गई थी। तो ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था जिसके अंतर्गत प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? वायसराय की परिषद में एक सदस्य और बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी, यानी कि पहले 4 हुआ करते थे और 4 से 1 बढ़ाकर इसमें सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी। कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउंसिल में कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दे दिया गया था और वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार भी प्राप्त हो गया था, प्रदान कर दिया गया था। तो ये उपयुक्त सभी सही है। इसके बारे में ये सारे के सारे स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। 4 से 5 की गई थी, है ना, काउंसिल में कम से कम 6 या अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था और इसमें गैर सरकारी सदस्यों में कुछ उच्च श्रेणी के थे और भारतीय समुदायों की सदस्यों की नियुक्ति के प्रति वायसराय बाध्य नहीं था। गैर सरकारी सदस्यों में कुछ उच्च श्रेणी के सदस्य भी थे और लेकिन व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य उच्च श्रेणी के भारतीय थे। मतलब ये स्टेटमेंट भी जो अगर आपसे आगे पूछ लिया है तो ध्यान रखना है। और इस परिषद का कार्य क्षेत्र कानून निर्माण तक ही सीमित था, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें है कि ये जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट कि वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो ये सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला जो प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम अब 1858 की बात हम करने जा रहे हैं। 1858 के बारे में 2 बातें यहां कही गई हैं। कहा जा रहा है कि 1858 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद में ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्या ये बात सही हो सकती है? बिल्कुल सही हो सकती है। और अगला है कि इसके द्वारा वायसराय को गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको प्रथम दृष्टया सही लग सकते हैं, लेकिन पहला इसमें सही है। 1857 की क्रांति के बाद में जब यह अधिनियम आया तो ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों अधिकार याद रखिएगा, इन अधिकारों को समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और एक नए पद भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की गई। तो गवर्नर जनरल को वायसराय की दी गई थी, न कि वायसराय को गवर्नर जनरल की। मैंने इसीलिए कहा था कि प्रथम दृष्टया आपको सही लग सकता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। वायसराय को गवर्नर जनरल की उपाधि नहीं दी गई थी, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद को सृजित किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जब 1857 का अधिनियम पारित हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जब अधिनियम पारित हुआ था उस समय पामस्टन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इंग्लैंड में आम चुनाव हुए थे और पामस्टन वहां के प्रधानमंत्री बने थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक उस समय पामस्टन ने प्रस्तुत किया था 12 फरवरी 1858 को और उसमें उसने द्वैध शासन प्रणाली के दोषों पर जोर दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर भारतीय प्रदेश का शासन प्रबंध इंग्लैंड के सरकार के हाथों में हस्तांतरित करने का इसने पामस्टन ने प्रस्ताव रखा था। तो वही 1857 के क्रांति के बाद में 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम जब पारित हुआ था, आया था, तो उस समय ये पामस्टन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन सा अधिनियम है जिसको भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहा जाता है? और इस अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम इसको कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन के विरुद्ध इंग्लैंड में असंतोष की भावना विद्यमान थी। वर्षों से उसे समाप्त करने हेतु आंदोलन चल रहा था। उदारवादी, सुधारवादी और संसदीय शासन के समर्थक ये मांग कर रहे थे कि कंपनी जैसी व्यापारिक संस्था के हाथों में भारत जैसे विशाल देश का शासन का भार नहीं सौंपा जाना चाहिए। वास्तव में वो एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापारिक कंपनी अब यहाँ पर पूरा शासन सत्ता संभाल रही थी। संसद में समय समय पर एक्ट पारित किए गए
जिनके माध्यम से कंपनी पर संसद का प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसने इस विचारधारा को बहुत सारा परिवर्तन प्रदान किया और 1857 के विद्रोह ने इस विचारधारा को और भी गति प्रदान कर दी कि अब तो मतलब ये जो भारत सरकार का अधिनियम 1858 है, इसी मामले में ये इंपॉर्टेंट था कि भारतीय प्रशासन में अब सुधार करने की जरूरत है। एक कंपनी के हाथ में इतनी बड़ी बागडोर, एक इतने बड़े देश की बागडोर सौंपना ठीक नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? यह प्रश्न कई रूपों में पूछा जाता है। एक तो आपसे सन पूछा जाता है कि दास प्रथा कब समाप्त की गई, अगर वो भी आपको याद है तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। 1813, 33 और 53 ये 3 चार्टर एक्ट और एक 1858 का अधिनियम इसमें भारत शासन अधिनियम दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये कब दास प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई। सोचिए इसको। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें आप याद रखिए, जब चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार जो था वो समाप्त किया गया था इन अधिकारों को, उसी समय उसी अधिनियम में ये जो सती प्रथा की बात भी पूछी जा रही है, सॉरी दास प्रथा की बात पूछी जा रही है, दास प्रथा को भी उसी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। बंगाल के साथ मद्रास, बंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और पहला जो ये बना था गवर्नर जनरल भारत का, वो कौन था? विलियम वेंटिक था। कौन था? विलियम वेंटिक। और इसी अधिनियम के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी इसी अधिनियम के अंतर्गत कहा गया था। 1833 की चार्टर अधिनियम की बात ये हो रही है, ठीक है। और भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1833 का जो अधिनियम था उसमें इसको गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन 10 साल लग गए इसका उन्मूलन करने में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो काम किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए? अभी मैंने आपको व्याख्या में बताया है कि चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया विलियम बेंटिक जिसका नाम था, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसके साथ कई क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं और आपको यहां ध्यान रखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं इनको आप भूले ना और एक दूसरे से रिलेट करके तैयार रखें। अगला जो प्रश्न है, कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। इसकी भी व्याख्या हम कर चुके हैं। यह भी 1833 का चार्टर अधिनियम था जिसमें चाय, चीन, दास प्रथा, रिलेट करिए सारी चीजों को, और ये धर्म, वंश, रंग, जन्म के स्थान पर जो भेदभाव की बात हो रही है सबको समाप्त किया गया था। तो ये भी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1833 का ये चार्टर अधिनियम ही था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हुई थी? अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कब हुई थी? किस चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था? यह 1813 का चार्टर एक्ट था। 1813 का चार्टर एक्ट जिसके अंतर्गत कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, वेलेजली का भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण यह चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। और जब यह पास हुआ तो इसमें कंपनी के भारतीय व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश जनता को भी भारत का जो व्यापारिक क्षेत्र था उसमें व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। उसका चीन के से व्यापार और चाय से व्यापार जो था 1813 में बना रहा था और उसी को 1833 में जाके आगे समाप्त किया गया था। पहले 1813 में चीन के साथ जो व्यापार था और चाय का जो व्यापार था यह 1813 में बना रहा था। किसका? कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जाके फिर उसको 1833 में समाप्त किया गया था। और 1813 का जो राजलेख था उसके द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हुई थी। तो इस तरीके से ये 1813 का चार्टर एक्ट था। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए।
जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रश्न पूछा क्या गया था। किस एक्ट द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हुई? तो 1813 का ये चार्टर एक्ट था। अभी तक चीन और चाय, इन दोनों का जो ईस्ट इंडिया का अधिकार था चाय के व्यापार पे और चीन के साथ व्यापार पे, तो इन दोनों का जो अधिकार था वो 1813 तक बना हुआ था। जब ये 1833 का अधिनियम आएगा तो चीन और चाय ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1784, 1786, 1793, 1813। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1813 का जो चार्टर एक्ट था, अभी जिसमें बना हुआ है चीन और चाय का, ठीक है, उसी में भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा मिली थी ना। अभी हमने बात की थी ईसाई मिशनरियों को, और भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का, कितना? 1 लाख रुपए उस समय बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उसी में यह प्रावधान किया गया था। तो 1 लाख रुपए वाली जब बात पूछी जाएगी तो ये 1813 का चार्टर एक्ट आप ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट। कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश जनता को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। अभी हमने चर्चा की है ना, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आपका ये तैयार हो जाएगा। तो ये की गई थी। और ईसाई मिशनरियों के भारत में धर्म प्रचार पर रोक लगा दी गई, तो ये भी सही है, कर चुके हैं। धर्म प्रचार पर रोक लगा दी गई, ये गलत है। धर्म प्रचार की इसमें क्या की गई थी? आज्ञा दी गई थी। समझ में आ रही है बात? धर्म प्रचार की इसमें आज्ञा दी गई थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो गई? किसको? गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो गई, चीफ कमांडर की शक्तियां प्राप्त हो गई थी। कौन सा ये एक्ट था, कौन सा अधिनियम था? और एक्ट था 1786 का। चार्टर अधिनियम जो 1786 का आया, उसमें गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी, प्राप्त हो गई थी। चाहे इसको प्रदान की जाने की बात की जाए, चाहे प्राप्त होने की बात की जाए, एक ही बात है। कोई प्रदान करेगा तो कोई प्राप्त करेगा, ठीक है। और इसमें विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। तो ये 1786 का था। चार्टर अधिनियम 1786 में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो गई थी, 1786। अगला जो प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की कौन सी विशेषता नहीं थी? असत्य कथन की बात यहां पर पूछी जा रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया जाना, कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश शासित भारतीय प्रदेश कहलाने लगा, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर अंशतः गवर्नर के अधीन आ गए, गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, और कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब कौन सी इसकी विशेषता नहीं थी? तो जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे ये अंततः गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, ये गलत था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, ये सही है। कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश शासित भारतीय प्रदेश कहलाने लगा, ये सही है। और मद्रास और मुंबई के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, ना कि अंशतः। वहां पर बात की जा रही है अंशतः की, अंशतः नहीं, ये पूर्ण रूपेण आ गए थे। और कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, ये भी बात सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये अंशतः नहीं, ये पूर्णतः आ गए थे। क्या आ गए थे? पूर्णतः। तो ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और इसका कार्यक्षेत्र बंगाल तक सीमित था। दूसरे स्टेटमेंट पे बहुत सही से विचार करिए। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसका कार्यक्षेत्र केवल बंगाल तक सीमित था। सोच कर बताइए उत्तर। पहला तो सही है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जब सुप्रीम कोर्ट है तो ऐसे सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है तो केवल एक स्टेट तक क्यों सीमित रहेगी? सर्वोच्च न्यायालय को जब बनाया जाता है तो केवल एक क्षेत्र, छोटे विशेष क्षेत्र के लिए थोड़ी बनाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय जो ये बनाया गया था, ये 1774 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। और एलिजा एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे, और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश भी थे। आपसे कभी कभी ये लिमेस्टर का नाम, हाइड का और चैम्बर का नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये मुख्य न्यायाधीश थे, तो ऐसा नहीं। एलिजा एमपे का नाम याद रखिएगा, ये मुख्य न्यायाधीश थे। बाकी ये लोग न्यायाधीश थे लेकिन अन्य न्यायाधीश के तौर पर ये थे। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट का क्या उद्देश्य था? ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना,
ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी से निकालना और भारत में व्यापार पर नजर रखना, इनमें से कोई नहीं। जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेट करने की बात इसमें हो रही है ना, तो ये निगरानी में लाने का कार्य करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी गतिविधियां थी, इसको ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने का कार्य उस समय किया जा रहा था। फिर जो निगरानी शुरू होगी, फिर 58 तक आते आते क्या होगी, उसमें धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाएगा और वहां की जो गवर्नमेंट होगी, वहां की जो सरकार होगी, वो क्या करेगी, अपने हाथ में ले लेगी। एक डेवलपमेंट पूरा हम उल्टा आए हैं, 1858 से हमने शुरू किया था, क्योंकि उधर के ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। बात समझ में आई? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए इसको लाया गया था और कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन भी किए गए थे और इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था और 74 में ये लागू हो गया था। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1773 ये रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो जब पास की बात पूछी जाएगी तो पास हुआ था ये 1773 में, लेकिन अगर आपसे लागू करने की बात पूछी जाएगी तो लागू हमेशा याद रखिएगा ये 1774 में हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर ध्यान रखा करिए। कभी कभी ये प्रश्न गलत हो जाते हैं और बहुत सरल प्रश्न होते हैं केवल पढ़ने के कारण। अब चलिए 10 प्रश्नों को देखते हैं जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आपका संडे को टेस्ट होगा और संडे के इस टेस्ट में आप प्रतिभाग अगर करते हैं तो उसमें आपके डबल फायदे हैं। एक तो आप पुरस्कार जीत सकते हैं फ्री में कोर्स, और साथ में आपकी तैयारी बहुत कंटिन्यू रहेगी। यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो या लोअर सबऑर्डिनेट का या कोई भी एग्जाम हो, डेली 30 जो देख रहे हैं उनके लिए वो एग्जाम सरल हो जाएगा, क्योंकि रोज एक टॉपिक करंट अफेयर के साथ वो तैयार कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये आप रेगुलर 6 महीने 7 महीने देख लेते हैं, 3 महीने 4 महीने भी रेगुलर देख लेते हैं आप, उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि 1 महीने में हम लोग 25 टॉपिक तैयार करते हैं, और अगर आपने इसको 6 महीने देख लिया या 4 महीने ही देख लिया, बात समझ में आ रही है, तो 100 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। और 100 टॉपिक की जीएस का मतलब है कम से कम हर टॉपिक से एक आध क्वेश्चन मिलते हुए आपको पेपर में मिलेंगे। तो आपका सोच रहे हैं कि 150 में 100 क्वेश्चन आप इसी से कर लेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 3-4 महीने देखने के बाद ये कंडीशन हो जाती है, क्योंकि करंट अफेयर भी आप साथ साथ में करते चलते हैं। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करें और इसको शेयर करें। पसंद आता है तो आप लाइक करें, नहीं तो इसको शेयर जरूर करें उन लोगों तक जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों को किसी भी परीक्षा को इधर हाल में 2021 में देना है या 22 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फायदेमंद है। चलिए करंट अफेयर का पहला प्रश्न हम लेते हैं। कोविन क्या है? कोविन एक चीज है, कोरोना जब से आया है तो को जैसे हम देखते हैं तो हमको लगने लगता है कुछ कोरोना से ही रिलेटेड होगा। बिल्कुल सही है, ये क्लाउड आधारित एक आईटी समाधान है, विकल्प में भरे कोरोना नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कोरोना से रिलेटेड ही। अभी कोरोना के वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वैक्सीन की शुरुआत हो रही है 16 तारीख से, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है 16 जनवरी से। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं कि पहले जो फ्रंट कर्मी हैं उनको लगाया जाएगा, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो लोग खुलकर सामने आते हैं, जो हमारा कोविड से बचाव करते हैं। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें ये प्रावधान है। तो जो कोविड का ये टीकाकरण किया जाना है, तो भारत में कोविड-19 के टीकाकरण की जो योजना बनाई गई है, इसी के कार्यान्वयन के लिए एक क्लाउड आधारित आईटी समाधान बनाया गया है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविन का फुल फॉर्म यही है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये कोविन है, ये ध्यान रखिएगा, ये वी कर लीजिए इसको, या डब्ल्यू, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसका ये फुल फॉर्म यही है, कोविन, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वैसे इसमें वी होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये गलत लिख गया है, कोविन, कोविन होना चाहिए, कोविन होना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन, फर्क तो पड़ेगा, हिंदी में फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अंग्रेजी में फर्क पड़ेगा, ये वी होना चाहिए, कोविन, है ना, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये डब्ल्यू नहीं, ये वी होगा। अगला जो प्रश्न है, चलिए ये गलतियां जब होती हैं तो आपको याद भी रहता है कि ऐसा बताया गया था। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा H1B वीजा मानदंडों में एक बार फिर संशोधन किया गया। ये H1B वीजा मानदंड है क्या? H1B वीजा के तहत अपेक्षाकृत बेहतर वेतन के अवसर प्राप्त होते हैं और इसी कारण यह वीजा सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्या यह बात सही है? दोनों स्टेटमेंट पर आप विचार करिए।
अमेरिकी प्रशासन से रिलेटेड है H1B वीजा मानदंड, और इसमें संशोधन किया गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है ना? क्यों? क्योंकि इसमें जो नौकरी होती है उसमें अच्छी नौकरी आपको मिलती है अगर इस वीजा के तहत आप जाते हैं। इंजीनियरिंग करके, गणित के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसमें जाते हैं तो वहां पर अच्छी नौकरी मिलती है, क्योंकि अवसर अच्छे मिलते हैं, आपको अच्छी जगह पे काम करने का अवसर मिलता है, तो अच्छा वेतन आपको मिलता है। और इसी कारण से ये सर्वाधिक लोकप्रिय वीजा है, सब लोग इसी से जाना चाहेंगे। वहां पर अमेरिका में जो वीजा है तो श्रमिकों की मांग और आवश्यक योग्यताओं के आधार पर कई कैटेगरी में उसको विभाजित किया गया है। H1B, H2B, L1, है ना, O1 और E1, ये वीजा है। वीजा के ये प्रकार हैं जिनको ये अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। इसमें H1B वीजा अपेक्षाकृत बेहतर वेतन का अवसर प्रदान करता है, तो इसी कारण से ये चर्चा में भी बना रहता है। पैसे से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो चर्चा में रहेंगी। अगला जो प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 को किस भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार और पत्रकार का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अगर ये भारतीय थे, भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार थे और पत्रकार थे, तो ये यहां पर पूछे जा सकते हैं। इनका नाम था वेद प्रकाश मेहता। 9 जनवरी 2021 को इनका निधन हुआ है, और ये उपन्यासकार भी थे और पत्रकार। प्रश्न आपसे वेद प्रकाश मेहता का नाम देकर भी पूछा जा सकता है। विकल्प में दोनों चीजें दी जा सकती हैं, यानी कि एक लेखक दिया जा सकता है, उपन्यासकार दिया जा सकता है, और एक चीज आपसे कही जा सकती है कि ये जर्नलिस्ट थे, ये पत्रकार थे। और अगर एक विकल्प दिया रहेगा कि दोनों, तो आप उसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको दो में से कुछ भी दिया रहेगा तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, और ये भारतीय मूल के थे, अमेरिकी नागरिक थे। अगला जो प्रश्न है, बिम्स्टेक में नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिम्स्टेक के महासचिव की बात यहां पर पूछी जा रही है। बिम्स्टेक बिम्स्टेक के अभी महासचिव बने हैं तेंजिन लेकपेल, नए महासचिव ये बने हैं। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये उप क्षेत्रीय संगठन है। 1997 में यह बनाया गया था। बैकाक घोषणा के माध्यम से इसको बनाया गया था, और इसके 7 सदस्यों में, इसके जो 7 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, 97 और बैकाक घोषणा के माध्यम से बनाया गया था। बैकाक घोषणा, 7 सदस्यों में 5 जो हैं वो दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, और 2 जो हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, म्यांमार और थाईलैंड। मैप में आप इसको देखिएगा, इंडिया के इधर सब आपको मिलेंगे, है ना, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के जो ये कंट्री हैं, तो आप इनको देखिएगा मैप में। और इनके मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास किया जाए, और तीव्र आर्थिक विकास के लिए वैसा एनवायरमेंट होना चाहिए, तो उसका निर्माण करना, ऐसे वातावरण को तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। जो एक दूसरे के कॉमन हित होते हैं, तो उनको अगर सहयोग हम करें तो वो काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि हाँ, किसी 2 लोगों को ऑफिस जाना है, रोज एक ही रोड पे जाना है, तो ऐसा भी हो सकता है एक कार से चले जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसे देशों के भी समान हित होते हैं, तो जो समान हित हैं, समान हितों को क्या करना, उसमें सहयोग करना। तो ये बिम्स्टेक के बारे में, और इनका नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, तेंजिन लेकपेल। ठीक है, बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और तेंजिन लेकपेल जो है ये इसके महासचिव चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तेंजिन लेकपेल। अगला जो प्रश्न है, भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फोकस देश कौन सा होगा? 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो आयोजित हो रहा है, इसमें फोकस देश जो है वो बांग्लादेश है ना। और यह उत्सव गोवा में 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में यह आयोजन हो रहा है, और इसमें यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि फोकस देश कौन सा होगा, तो फोकस देश इसमें बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। और ये प्रश्न जो है इसमें देखिए, ये प्रश्न कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप
इसका ये सोचेंगे कि भूगोल का प्रश्न है। करंट अफेयर में भी जब चर्चा में आता है तो करंट अफेयर में हर सब्जेक्ट के प्रश्न आपको मिलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं? वेनेडियम के भंडार, वेनेडियम एक खनिज है और इसके भंडार जो हो सकते हैं वो जीएसआई ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी संभावना है कि वहां पर ये हो सकते हैं। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक ये हो सकता है भारत में। इसका जो सबसे विशेषता ये है इस खनिज की, ये उच्च मूल्य की धातु है और इसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो तीन चीजें यहां पर आपको पता चली, एक तो अरुणाचल प्रदेश में इसके भंडार हो सकते हैं, दूसरा इसका हाई रेट है और इसका उपयोग क्या हो सकता है स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए। अगला जो प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस शहर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? किस शहर में आयोजित हुआ था वो, जब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर में हुआ था। 1975 की बात है, 10 जनवरी को ये मनाया जाता है, तो 1975 में नागपुर में ये सबसे पहले आयोजित किया गया था। और 10 जनवरी ये ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस पहली बार वर्ष 2006 में वैसे मनाया गया था। आयोजन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1975 में नागपुर में। और इसी 1975 की नागपुर के सम्मेलन को बार बार याद करने के लिए 2006 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया। और हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, ये भी एक शर्म की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा है, सबसे ज्यादा लोग इसको बोलते हैं, दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और धीरे धीरे इसकी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन मना भी इसीलिए रहे कि स्थिति सही हो जाए। तो 1975 में नागपुर में मनाया गया था और उसी की सालगिरह को 2006 से हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये डेट होती है 10 जनवरी की। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नोएडा में किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया है? लिडार सर्वेक्षण, नोएडा से किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो नोएडा से हो रहा है ये। और ये जो परियोजना है वो जैसे ये दी हुई है दिल्ली मुंबई हाई स्पीड, ये स्थानों के बीच में ही तो रेल चलेगी ना, तो इसीलिए ऐसा नाम दिया होता है। तो ये दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसी के लिए ये शुरू किया गया है। ये एक हेलीकॉप्टर, एरियल, लिडार और इमरजेंसी सेंसर के साथ इसको सुसज्जित किया गया है। इसके तहत एक हेलीकॉप्टर को, और पहली उड़ान ने 3-4 महीनों में जमीनी सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े और विवरण जो है वो इसने कैप्चर कर लिए हैं। 60 मेगापिक्सल कैमरों का इसमें उपयोग किया जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि 100 कुछ मेगापिक्सल का तो हमारा सेल्फी का कैमरा है, हमारा जो फोन है, आप बताएंगे उस कैमरे और इस कैमरे में बहुत अंतर है। मेगापिक्सल तो वही है लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। तो ये सर्वेक्षण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनने जा रहा है उसी के सर्वेक्षण में लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है ये, ध्यान रखिएगा, संसद महोत्सव नहीं है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर इसका आयोजन होता है। इस महोत्सव का दूसरा संस्करण 2020 में और अभी तीसरा संस्करण 2021 में। दूसरा संस्करण ये 2020 में शुरू किया गया था। जिला राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के बाद में अंतिम कार्यक्रम इसमें कहाँ होगा? संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा, यानी कि वहां से छटनी चालू होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल के बाद में ये सीधा कहाँ पहुंचेगा? सेंट्रल लेवल पे। तो ये संसद कार्यक्रम है और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है। NYPF इसको बोलते हैं, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तो ये ध्यान रखिएगा 2019 में ये शुरू हुआ था। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, ये अंतिम प्रश्न है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसका लाभ आप उठा सकते हैं। और टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब वहां पर हम इसके PDF प्रोवाइड कराने की भी योजना बना रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा? किस क्षेत्र के लिए ऐसा किया गया? विद्युत,
कोयला, कपड़ा, किसके लिए? तो कोयला के लिए पहले हो चुका है क्या? वही चर्चा जो चल रही थी उसी की बात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के लिए इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने की बात अभी कही है। कोयला खदानों को सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए मंजूरी प्रदान करने हेतु ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो धीरे धीरे ये सब समाप्त, और एक तरफा मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक लोगों का एक छत्र राज था, कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता था, जो फैसला उन्होंने ले लिया। तो कोयला क्षेत्र में, ये कोयला खान के क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, उन्होंने कहा है। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम जरूर बताएं, इसको शेयर जरूर करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें। बाकी आप टेलीग्राम को फॉलो कर लें, और इसका पीडीएफ भी मैं सोच रहा हूं कि आपको प्रोवाइड कराया जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।